नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम बात कर रहे थे मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में और बात हमने कर ली थी कि किस तरह से मेंडल को जो है सफलता प्राप्त हुई और किस तरह से उसके जो बनाए गए नियम हैं उनका महत्व क्या है। यानी जब हमने बात की थी उनके महत्व के बारे में तो हमने ये भी बात की थी कि जो अप्रभावी जीन्स हैं जो कि कभी कभी अपना प्रभाव रोग के रूप में दिखाते हैं मनुष्यों में, उनको जो है पहचान करके और उन्हें अलग किया जा सकता है। ये संभव हो पाया है किसके कारण? मेंडल के नियमों के कारण ही। साथ ही जो अधिक दूध देने वाली गाय है, अधिक अंडे देने वाली मुर्गी है, बकरी हैं जो कि अच्छा दूध दे सकती है, इन सब नस्लें जो प्राप्त हुई हैं वो भी मेंडल के नियमों के कारण प्राप्त हुई हैं। अच्छी जो धान की फसलें हैं या तिलहन की फसलें हैं वो भी मेंडल के संकरण प्रयोग के कारण ही संभव हो पाई हैं। इसके बारे में हमने बात की थी। साथ ही हमने प्रतीप संकर और टेस्ट क्रॉस के बारे में, है ना, परीक्षण संकर जो है उसके बारे में भी बात की थी और दिए थे 2 प्रश्न। तो जल्दी से आप अपनी वो कॉपी ले आइए जिसमें आपने आंसर्स लिखे हैं। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उनके ऊपर। मेंडल की मृत्यु के लगभग कितने वर्ष बाद उनके कार्य को महत्व मिला? यानी कि ये जो महत्व मिला मेंडल के कार्य को जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये उनकी मृत्यु के लगभग 34 साल बाद जो है मिला। यानी 1900 में 3 जो वैज्ञानिक थे आपके, हॉलैंड के ह्यूगो डीवरिच, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और आपके ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शैमाक, ये जो 3 वैज्ञानिक थे इन्होंने ही मेंडल के नियमों को जो है बताया और उसको मान्यता दिलवाई। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रतीप संकरण किसे कहते हैं? तो F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे होते हैं उनका संकरण, जो पेरेंटल पौधे हैं, यानी जैसे हमने मान लीजिए पेरेंटल पौधे कौन कौन से लिए थे? लंबा पौधा और बौना पौधा, ये पेरेंट पौधे हैं। तो जो प्राप्त हुए थे यानी कि जो टी प्राप्त हुए थे, है ना, इसके युग्मक बनने के बाद जो ये टी प्राप्त हुए थे, इनका संकर जो है वो इससे या इससे कराया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो प्रतीप संकरण कहलाता है। आज हम बात करेंगे आनुवंशिक शब्दावली की, यानी कि जो जो आनुवंशिकता के शब्द इस चैप्टर में उपयोग में लिए गए हैं उनके बारे में आज बात करेंगे, है ना, कि वो कौन कौन, वो शब्दों का अर्थ क्या है, यानी वास्तव में उनको क्यों हमने काम में लिया है और उनका क्या अर्थ निकलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं हम कारक से, जो कि मेंडल ने यूज़ किया था, जिसे कि वर्तमान में जीन कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? उसको एक विशेष लक्षण की वंशागति या अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी एकक कारक, एकक अथवा कारक, यानी उनको क्या कहा जाता है? कारक कहा गया, जो कि मेंडल ने प्रयोग किया था। और जीन्स, जब हम जीन्स की बात करते हैं तो डीएनए के अणु का आपको याद है, तो डीएनए के अणु का विशेष खंड जो विशिष्ट गुण की वंशागति व अभिव्यक्ति को निर्धारित करता है। कोई भी विशिष्ट गुण जो है उसको, ये जीन्स है ये पूरा, ठीक है, जीन्स के ये पार्ट्स हैं, एक्सॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन, ठीक है, ये जो है इसके पार्ट्स हैं। तो ये जो डीएनए का पार्ट है ये क्या है? ये एक जीन है जो कि एक विशेष गुण को अभिव्यक्त करता है। कोई भी गुण हो सकता है, चाहे वो आंखों का रंग हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, बालों की लंबाई हो सकती है, त्वचा का रंग हो सकता है, जितने भी गुण हैं उनमें से किसी भी एक, कोई भी गुण जो है, क्योंकि जीन्स पर अलग अलग जो है गुण, अलग अलग जीन्स जो हैं अलग अलग गुणों के कारक होते हैं। फिर युग्म विकल्पी या एलील या एलीलोमार्क, युग्म विकल्पी बहुत आया है ना, जब हमने जब नियम पढ़े तब भी ये युग्म विकल्पी बहुत आ रहा था। तो ये क्या है? एलील किसी भी कारक अथवा जीन्स के 2 या 2 से अधिक विकल्पी रूप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो युग्म विकल्पी। जैसे मटर के पौधे के बीज को आकृति प्रदान करने वाले जीन के 2 विकल्पी रूप हो सकते हैं, यानी कि गोल और झुर्रीदार, है ना। तो 2 तरह के हो गए ना, यानी कि बीज का जो है शेप वो कैसा हो सकता है? या तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा, ठीक है। 2 विकल्पी रूप हैं ये। लंबा पौधा
बौना पौधा, ठीक है। गोल व झुर्रीदार बीजों के लिए दोनों जीन एक दूसरे के क्या हैं, अलील होते हैं। गोल और झुर्रीदार बीजों के लिए दोनों जीन, ये जो दोनों जीन्स हैं एक दूसरे के लिए क्या हैं, एलील्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये और ये एलील्स हैं, बौनापन और जो लंबापन है वो एलील्स हो गए, ठीक है। जो तो इस तरह से ये क्या है, जो आपके विकल्पी रूप को जो बताते हैं ना, दो विकल्पी रूप होते हैं उनको बताते हैं, वो एलील्स कहलाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में क्या होता है, रक्त समूहों को नियंत्रित करने वाले जो जीन हैं वो 3 एलील्स होते हैं, IA, IB और IO। क्योंकि आपको पता है कि जब हमने रक्त की बात की थी तब हमने बताया था कि रक्त जो है वो AB और O होता है, ठीक है। लेकिन जो उसके एलील्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, IA, IB और IO होते हैं, ठीक है। समजातीय गुणसूत्र में एलील जो है वो समान स्थान पर रहते हैं, यानी एक ही जगह पर वो रहते हैं। यानी अगर मान लें हमने कोई उनको एक नंबर दे रखा है तो जैसे जो 1 नंबर पर होगा तो समजाति में दोनों ही 1 नंबर पर होंगे, है ना, इस तरह से। लक्षण या विशेषक जिन्हें कहा गया है, तो लक्षण, ये लक्षण ही है, राउंड होना, रिंकल्ड होना, येलो होना, ग्रीन होना, पर्पल होना, वाइट होना, इन्फ्लेटेड होना, है ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड होना, येलो होना, ग्रीन होना, ये सब क्या है, एक्सेल, है ना, ये टॉल, ड्वार्फ, ये सब क्या हैं, ये सब क्या है, ये लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। यानी फूल का रंग, बीज की आकृति, है ना, ये बीज की आकृति कैसी है, गोल है, ये रिंकल्ड बीज है, झुर्रीदार बीज है, ये हरे रंग का है और ये पीले रंग का है, ये फूल कैसा है, पर्पल कलर का है, ये वाइट कलर का है, ये फली कैसी है, ये फ्लैटेड है ना, और ये जो है ये कैसी है, थोड़ी मोटी होती है, ये येलो है और ये ग्रीन कलर की है। यहाँ पर फूल कैसे लगे हुए हैं, यहाँ पर फूल कक्षीय हैं ना, कक्ष पे लगे हैं, और यहाँ पर अक्ष पे लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पौधा कैसा है, टॉल है और ये ड्वार्फ है यानी बौना है। तो ये सब क्या है, ये कारक या लक्षण कहलाते हैं। ये सब क्या है, ये सब लक्षण कहलाते हैं। फिर प्रभावी गुण, तो जब हम प्रभावी गुण की बात करते हैं तो जब हमने बात की अलील्स की तो 2 विकल्पी जो रूप लिए, विषम युग्मजी जीव के F1 संकरण में जो अपने आप को प्रभावी दिखाता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी गुण कहलाता है। जैसे कि F1 पीढ़ी में क्या आया था, है ना, टी से युक्त जीव में ये टी है, बड़ा टी जो है ये क्या करता है, लंबेपन को प्रकट करता है। तो इसने ही अपने आप को प्रकट किया था। F1 जनरेशन में सभी पौधे कैसे थे, सभी पौधे लंबे थे, जबकि हमने क्रॉस तो दोनों को कराया था, लंबे को भी कराया था, लंबे को बौने के साथ क्रॉस कराया था, है ना। लेकिन F1 पीढ़ी में जो पौधे दिखे वो कैसे दिखे, सारे के सारे इस लंबे जैसे ही दिखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबापन जो है F1 पीढ़ी में क्या था, प्रभावी था। अप्रभावी की बात करते हैं तो अप्रभावी, आपको पता है कि ये लंबापन प्रभावी और शॉर्ट, ये बौनापन क्या है, अप्रभावी है, क्योंकि पहली पीढ़ी में लंबेपन ने अपना प्रभाव दिखाया था, है ना, और ये जो है ये दब गया था। यानी पौधे कैसे हुए थे, सारे लंबे हुए थे, बौना कोई भी नहीं हुआ था F1 जनरेशन में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अप्रभावी कहा गया। केवल जब ये सग्म युग्मजी होगा, यानी दोनों ही छोटे टी होंगे, तभी ये अपना प्रभाव दिखाएगा। यदि इसके साथ कहीं पर भी बड़ा टी है तो हमेशा ये बड़ा टी ही क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा, ये अप्रभावी रहेगा। फिर जीन प्रारूप की बात करते हैं। जीन प्रारूप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने येलो कलर का जीन्स ले रखे हैं, या राउंड, यहाँ पर जीनोटाइप RR और YY लिया था अपन ने, है ना। तो RR तो हमने लिया था राउंड के लिए, गोल, और YY जो हमने लिया था, बड़ा YY जो येलो के लिए लिया था, है ना। अब जो विशुद्ध YY होते हैं वो तो पीले होंगे और विशुद्ध RR जो है वो राउंड होंगे। लेकिन अगर इस R के साथ छोटा r भी है तो
दिखने में तो कैसे होंगे, ये राउंड होंगे, लेकिन जीन रूप में ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। इनमें दोनों तरह के जीन्स हैं, ठीक है। इससे क्या, इसी को ही क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। विशुद्ध गोल बीज वाले जनक मटर के पौधे का जीनोटाइप RR और विशुद्ध YY, है ना, और हरे का YY, हरे का क्या होता है, ये YY, और जबकि पीले का होता है बड़ा YY, है ना। और RR क्या है, गोल का। लक्षण प्रारूप की तो जो दिखने में होते हैं, है ना, जो दिखते हैं, जैसे कि हमने जब बात की थी मेंडल के एक संकर अनुपात के बारे में, तब हमने क्या देखा था कि लंबे पौधे का बौने पौधे से संकर कराया गया, तो जो पहली पीढ़ी में प्राप्त हुए वो सब कैसे थे, दिखने में सारे के सारे ही लंबे थे। तो वो क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। यानी किसी जीव के किसी एक या अधिक गुणों की बाह्य अभिव्यक्ति दिखने में वो कैसा है, उसको क्या कहा गया, लक्षण प्रारूप बोला गया, ठीक है। जैसे F1 जनरेशन में सब दिखने में कैसे थे, लंबे थे। सब युग्मजीव, किसी गुण के लिए एक समान अलील वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समयुग्मजीव। जैसे कि राउंड के लिए RR, ये अलील है ना, ये राउंड के लिए RR अलील। बीज की आकृति के लिए क्या है, समयुग्मजीव होता है। विषम युग्मजीव की जब बात करते हैं तो यहाँ पर राउंड और ग्रीन हुए, लेकिन ये राउंड ग्रीन तो चलो आप ठीक है, हो सकता है कि इसमें YY हो इसलिए हो गया, लेकिन राउंड ये कब होगा, रिंकल्ड वाला जो है राउंड कब होगा, जबकि उसके अंदर बड़ा R उपस्थित होगा, तभी वो हो पाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये विषम युग्मजीव कहलाता है। जनक पीढ़ियाँ, तो जनक पीढ़ियाँ जैसे हमने जो पौधे लिए थे, एक लंबा लिया था एक बौना लिया था, तो वो क्या कहलाए, वो पेरेंट्स हैं, है ना। या हमने जो दो गुण जब लिए थे, राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये क्या कहलाए, है ना, राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया था, टॉल एंड शॉर्ट लिया था, यहाँ पर ये राउंड और रिंकल्ड, ये सब क्या है, ये पेरेंट्स हैं। फिर F1 पीढ़ी क्या होती है, तो पेरेंट्स तो ये थे, ये जैसे इसमें टॉल है शॉर्ट है, और तो जो बनने वाला पौधा है, इन दोनों के मिलने से जो बनने वाला पौधा है वो क्या कहलाया आपका, F1 जनरेशन कहलाई। पहली बार में जो पेरेंट्स से मिलकर के बनते हैं, पेरेंट्स के मिलकर के बनते हैं, जो संतति उत्पन्न होती है वो संतति क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है ना। उस F1 से जब दूसरी संतति पैदा होती है वो F2 कहलाती है, ठीक है। F1 पीढ़ी में स्वपरागण या अंतर्जनन से, इस F1 में जब स्वपरागण कराया या अंतर्जनन कराया, तो जो प्राप्त हुई पीढ़ी, इसमें पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है ना। ये किससे प्राप्त होगा, F1 जनरेशन से, तो ये जनरेशन क्या कहलाएगी, F2 जनरेशन कहलाएगी। फिर एक संकर क्रॉस, यानी कि जब हम एक गुण को लेकर के और आपस में क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे कौन सा गुण लिया गया था, लंबापन और बौनापन लिया गया था, ठीक है। उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं, जिसमें कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं, और F2 पीढ़ी में अप्रभावी भी अपना प्रभाव दिखाता है। फिर द्विसंकर क्रॉस की बात करते हैं, तो द्विसंकर में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, राउंड एंड रिंकल्ड, और दूसरा लिया था हमने येलो एंड ग्रीन। ये दो हमने विपर्यासी लक्षण लिए थे और उनका जो माता पिता है उनको क्रॉस कराया था, इसी से ही द्विसंकर जो है इसको कहा गया है। फिर संकरण, यानी दो प्रजातियों के जनक जीवों के बीच जब क्रॉस कराते हैं उसको क्या कहते हैं, संकरण कहलाते हैं। जैसे अभी जो वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रयोग भी किए, तो यहाँ पर जैसे पोटैटो प्लांट लिया, यहाँ पर टमाटो प्लांट लिया, उन दोनों का जब संकरण कराया तो ये पोमेटो हाइब्रिड प्लांट बना, जिसको क्या कहा गया, पोमेटो कहा गया, है ना। इस तरह से कई जानवरों में भी ऐसे संकरण कराया जाता है, जिससे कि जैसे गधे और घोड़े का संकरण कराया जाता है, तो गधे और घोड़े के संकरण से जो है खच्चर प्राप्त होता है, क्योंकि जो गधा है वो बोझा अच्छे से ढो सकता है और
घोड़ा जो है वो बहुत मजबूत होता है, तो खच्चर के अंदर दोनों ही गुण आ जाते हैं, यानी वो दिखने में मजबूत होता है और बोझा ढोने के लिए भी उपयोगी है। तो इस तरह से ये संकरण कराया जाता है। परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में जो बनने वाली संतति है यानी F1 संतति है, F1 संतति का पेरेंट जो अप्रभावी पेरेंट है उसके साथ क्रॉस कराया जाता है ना, अप्रभावी गुण वाले जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो संतति है, यदि संतति विषम युग्मजी हो तो परीक्षण क्रॉस के परिणाम स्वरूप क्या आता है, 1:1 का रेशो आता है ना, 1:1 का रेशो आता है। व्युत्क्रम क्रॉस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि व्युत्क्रम कराया जाता है, जैसे कि माता पिता का लिंग उत्क्रमित कर दिया जाता है, यानी कि पेरेंट अगर पहले क्रॉस में पिता बोना है और माता लंबी है, तो दूसरे क्रॉस में क्या करते हैं, माता बौनी कर दी जाती है और पिता लंबा कर दिया जाता है, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया जाता है, इसे रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से आप प्रश्न लिखिए, F1 पीढ़ी किसे कहा जाता है और परीक्षण क्रॉस किसे कहते हैं, इनके आंसर्स लिखिए और हम अगले वीडियो में बात करेंगे आगे के टॉपिक की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।